प्रिय दोस्तों, फिर से एक बार कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार प्रस्तुत हो रहा हूं और मैं आप जिक्र करना चाहता हूं कि ध्रुव राठी ने जल्द अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करी है और जिसमें मोदी जी के खिलाफ उन्होंने कुछ चीज़ें उस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने एक मोदी जी के साथ में एक साक्षात्कार एक इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, जब तक वो अपनी राजनीति के क्षेत्र में वो शायद नहीं आए थे या उस टाइम वो गुजरात में थे चीफ मिनिस्टर। और उस इंटरव्यू में उन्होंने उनको पाया था, उनकी जो साइको एनालिसिस उन्होंने की थी कि मोदी जी एक तरीके से जो हैं वो ऑटोक्रेटिक एक सोच रखते हैं और उनकी जो सोच है वो एक डिक्टेटर जैसी सोच है। वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हैं, उनकी जो ईगो है वो काफ़ी फैट ईगो वो रखते हैं और एक तरीके से वो चाहते हैं कि उनके चारों तरफ वो चाटुकार रहें और एक तरह से लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। इस तरीके के आरोप जो है ना उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सामने आए। और मेरे साथ में मैं भी एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हूँ और भारतीय सेना के लिए जो है ना जो ऑफिसर्स को सिलेक्शन किया जाता है उसमें मैं DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और उसके बाद में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो मुझे भी एक साइकोलॉजी का बहुत ही अच्छी तरीके से एहसास है। और इन सभी चीज़ों को जो लीडरशिप एट्रीब्यूट होते हैं मोदी जी के बारे में, वो 3 किताबें अब तक मैं लिख चुका हूँ। एक है इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग, जिसमें मैंने उनकी लीडरशिप के बारे में जिक्र किया है। वो रिलीज हुई थी 2017 में मई के महीने में और वो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बनी। उसके बाद में मैंने मोदी जी की लीडरशिप के बारे में फिर एक बार जिक्र किया अपनी दूसरी किताब, जो फिर एक नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बनी, जिसको जुलाई 2018 में मैंने रिलीज़ किया था। और इस बुक के अंदर मैंने कुछ चीज़ें जो मोदी जी की लीडरशिप थी उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से युवाओं के लिए, भारतीयों के लिए और अपने अंतर्राष्ट्रीय फॉलोअर्स के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। और उसी परिपेक्ष को लेकर, जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे भी पता है कि बॉडी लैंग्वेज और जो आपके मन से, भाव से जो आपके अंदर से चीज़ें निकलती हैं जब आप बोलते हैं लोगों के समक्ष, वो किस तरीके से विश्वास पैदा किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं मिस्टर ध्रुव राठी को ये बताना चाहूँगा कि जो एक तरीके से वाइब्रेशन है, जो कनेक्ट है क्लास माइल पे, जिस तरीके से मोदी जी, चाहे वो मन की बात हो या अपनी इलेक्शन की स्पीच हो या अपने इंटरव्यू के दौरान या जब वो भारतीय डायस्पोरा से किसी भी देश में मिलते हैं, तो सबसे पहले उनकी वाणी में बिल्कुल एक तरीके से सच है। और वो सच आता है जब आप एक समर्पित भाव से आप एक चीज़ कर रहे हैं, तो उनका फोकस और समर्पित भाव सिर्फ ये है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर एक भारतवासी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मिस्टर ध्रुव राठी, आप अपनी एनालिसिस में, और जो मिस्टर नंदी, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपने एनालिसिस में बिल्कुल फेल हुए हैं। अब आप जरा मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, किस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट का आदर किया, किस तरीके से अपने शीश को उसके सामने झुकाया और जो हमारी महान परंपरा है, उन कल्चर और उन आदर्शों को जीते हुए उन्होंने किस तरीके से अपना एक प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल शुरू किया। उसके बाद में आप देखिए कि जब भारतवर्ष की इकोनॉमी जो है ना वो एक तरीके से चरमरा रही थी, हमारी बैंक्स में जिस तरीके से NPA, नॉन प्रोडक्टिव असेट्स जो है ना वो बढ़ते जा रहे थे, जिस तरीके से जो एक बहुत ही बिग बैंक लूट हुई थी यूपीए के टाइम में 2008 और 2013 के बीच में, किस तरीके से कॉरपोरेट को लोन बांटे गए और उसका इफेक्ट किस तरीके से हो रहा था, तो उस टाइम पे एक डिसीजन मोदी जी ने, एक बहुत ही डिसाइसिव लीडरशिप, एक बहुत ही सोचा समझा और एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन और एक बिल्कुल इकोनॉमी की जानकारी रखने वाला आदमी, चाहे उन्होंने वो उस अपने नॉलेज गेन करने के लिए अपने उसके चारों तरफ लोगों को कंसल्ट किया हो, लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया था 2016 8 नवंबर को, आज भी आपको विदित होगा कि किस तरीके से
500 रुपये का नोट और 1000 नोट को उन्होंने भारतीय सर्कुलेशन, जो इकोनॉमी सर्कुलेशन है, उसको, कैश को बाहर रखा। और ये डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, फेक करेंसी की कमर तोड़ दी, नक्सलवाद पे एकदम से प्रहार किया। और किस तरीके से फिर उन्होंने आईबीसी लाकर, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लाकर किस तरीके से बैंकों को उबार कर ले आए हैं, किस तरीके से एक तरफ तो रिकवरी की गई है, कॉरपोरेट को जो है ना फिर एक सुरक्षित हाथों में रखा गया है, बैंकों को किस तरीके से बाहर निकाल के लाए, चाहे उसमें कुछ अमाउंट जो है ना वो बैंकों को उन्होंने दी हो भारतीय गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन आज जो हमारे बैंक हैं वो जिस तरीके का प्रॉफिट कर रहे हैं और नेशनलाइज, वो एकदम से रिकॉर्ड प्रॉफिट में पहुंच गया है। तो मिस्टर ध्रुव राठी, एक आदमी जो इस तरीके के बोल्ड डिसीजन ले सके, उसको पता था कि किस तरीके से ये डिसीजन लेने से आम आदमी को प्रॉब्लम होंगी, लेकिन फिर भी ये लेना जरूरी था क्योंकि देश के लिए, देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बचाना था, देश के बैंकिंग सिस्टम को बचाना था। तो मिस्टर ध्रुव राठी ये काम वो ही कर सकता है जो देश के प्रति जिसके समर्पण हो। क्योंकि यदि आपका सिर्फ पॉलिटिकल फोकस है तो आप पॉलिटिक्स में इस तरीके के रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क टेकिंग एपेटाइट लीडरशिप के अंदर तभी आता है जब आपका पूरा समर्पण वो देश की सेवा करने के लिए हो, और न कि आप जो है ना एक तरीके से अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाना चाह रहे हैं, और या आप एक जो है ना एक आइडियोलॉजी वो चलाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका एनालिसिस और उस साइकोलॉजिस्ट मिस्टर नंदीगज जो एनालिसिस है वो बिल्कुल ही भ्रामक है, बिल्कुल गलत है, झूठ प्रचार आपके द्वारा। अब दूसरा डिसीजन देखिए कि किस तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर को जो है वो जीएसटी के दायरे में लाया गया, किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ पर डबल हो गए हैं, जीएसटी का जो है ना एक तरीके से रिकॉर्ड कलेक्शन है, और वो हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुधार रहा है, किस तरीके से आजकल जो है ना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इस लेवल पे कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 10 सालों में खड़ा कर दिया है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा देश है जिसमें 38 किलोमीटर की स्पीड से रोज जो है ना वो हाईवे और रोड बनाई जाए? क्या आप बता सकते हैं कि किस देश ने 10 सालों के अंदर जो है ना वो 75 से बढ़ाकर 150 एयरपोर्ट बना दिए हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जहां पर कुछ ही 200-300 स्टार्टअप होते थे, आज भारतवर्ष में 1,26,000 स्टार्टअप हैं और 111 यूनिकॉर्न है? आप मुझे गिनवाइए कौन सा देश ऐसा है जो इस तरीके से स्टार्टअप इको सिस्टम को खड़ा कर सकता है। 2014 से पहले हमारा डिफेंस सारा का सारा जो है ना जिस तरीके से बर्बाद किया गया, आज देखिए कि हमारा लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 32,000 करोड़ रहा है। आप बताइए कौन सा देश जो है ना इस तरीके से उठकर अपनी जो है वो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को किस तरीके से बढ़ाता है और उसके बाद में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करके किस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकता है। आप मुझे बताइए कि आज हम पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गए हैं, कौन सा देश ऐसा कर सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर ट्रेन को जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया है और कितनी ट्रेन जो है वो वंदे भारत हमने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में पिछले 6 साल में शुरू करी है, वो है 43। उसके बाद में नमो भारत जो ट्रेन है, जो ट्रांजिट, जो एक रीजनल कनेक्टिविटी को प्रगति देंगी, वो किसी देश ने करी है? जरा आप मुझे बताइए। यदि जो विकसित देश हैं या जिस देश में आप रह भी रहे हो, आप मुझे उसकी एग्जाम्पल मुझे बताइए। फिर आप देखिए कि कौन सा देश है जिसने जो है ना बिगेस्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एवर ऑन दिस अर्थ यदि किया हो, 28 करोड़ लोगों को जो है ना वो बाहर निकाल दिया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक डिसाइसिव लीडर ने क्या डिसीजन लिया। आपको पता है कि कोविड फर्स्ट और कोविड सेकेंड फेज के दौरान सारे देश जितने भी अर्थव्यवस्था के जानकार थे, जितने भी नोबेल प्राइज विनर थे और जितने भी देश थे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सब अपनी करेंसी को प्रिंट करके वो लोगों को करेंसी एक तरीके से वो दे रहे थे। और आज आपको पता है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है
और किस तरीके से वो धीरे धीरे जो है ना उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश था जहाँ पे लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हम उन लोगों को खाना देंगे, हम उनको जो है ना मनरेगा में उनका रोजगार बढ़ाएंगे, जिससे जो हमारे वर्कर्स जो हैं वो शहरों से निकलकर फिर गांव में पहुंच गए हैं, उनको पहले खाना मिल सके, एक फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, और फिर उनको मनरेगा के थ्रू जो है ना वो कम से कम 100 डेज का जो है ना वो उनको वर्क दिया जा सके। तो क्या आप ये एग्जाम्पल मुझे आप बता सकते हैं कि कहीं भी 10 सालों में हुई हूँ इस धरती के ऊपर? तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे बताइए कौन सा ऐसा विकसित देश है जिसने जो है ना यूपीआई शुरू करके, और आज हम विश्व के जो है ना 46% वो फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मिस्टर ध्रुव राठी, ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके यूट्यूब पे इस तरीके से फॉलोवर बढ़ते हैं और आपकी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसमें आप सोचते हैं कि आप जो है ना किसी भी तरफ उंगली उठा सकते हैं। आज आप एक व्यक्तित्व का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप पूरे भारतवर्ष का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि लोग और जो भक्त हैं वो इस तरीके के कहेंगे, लेकिन नहीं, आप उस एक लीडरशिप को टारगेट कर रहे हो जिसको वेस्ट और जो है कुछ स्पॉन्सरशिप जो है ना यूएसए के जो लोग हैं, और आपको पता है कि कौन लोग जो है ना वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, वो आपको पता है कि रवीश कुमार जो है ना पत्रकार जैसों को सपोर्ट करते हैं। नहीं तो आप जो है ना किस तरीके से आपने स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल के घर पे एक राज्यसभा की एमएलए है और उसकी किस तरीके से पिटाई करी, उसकी किस तरीके से बेइज्जती करी, और आपने एक वीडियो बनाया और जहां पर जो है ना उसके चरित्र का किस तरीके से आपने हनन किया है। मेरे ख्याल से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस तरीके से जिस तरीके से आपने वन साइडेड स्टोरी रखी है स्वाति मालीवाल के खिलाफ, ये बहुत ही गलत आपका स्टेप है। तो मैं फिर शॉर्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रीतिश नंदी को ले आइए, आप अपने क्वेश्चन ले आइए, और जितने सवाल मैंने उसमें उठाए हैं यदि आप किसी का भी जवाब दे पाएँ तो ज़रा आप और एक वीडियो बनाइए और सबसे पहले इन जवाब हो। तो दर्शकों, मैं ये ही चीज़ करना चाहता था, ये ही एक्सपोज ध्रुव राठी को करना चाहता था कि उनके बड़े ही सेलेक्टिव मापदंड हैं, वो चूज एंड पिक एक तरीके से करते हैं। उन्हें मीडिया में कोई जो खबर मिलती है उसको दिखाकर, फिर उसको ग्राफिक के तरीके से दिखाकर एक अच्छी चटपटी मसालेदार वेस्टेड इंटरेस्ट के दौरान जो है ना एक वो वीडियो अपलोड कर देते हैं, और फिर वो देखते हैं कि इस नरेटिव को चलाएंगे तो लोग ये जानना चाहेंगे कि वो मोदी जी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो जो फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी है, जो सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ी है, वो कम भी हो सकती है। भारतवर्ष ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप कोई गलत चीज़ बनाएं। जब आप एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते थे, अपलोड करते थे, सभी लोग आपको सराहते थे। तो आप फिर से एक बार जो है ना वो भारतवर्ष की प्रगति के बारे में एक एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करिए। चुनाव अभी आने वाले हैं, और मैं अभी से आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ, चुनाव में आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे कि मोदी जी फिर एक बार से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और जो नारा है 400 के पार, आप देखेंगे 360 से 370 पर अकेली बीजेपी आएगी और उसके एनडीए घटक आएंगे, और इनका पूरा जोड़ जो है वो डेफिनेटली 400 के पार होगा। और फिर आप देखिएगा कि 120 दिन के अंदर जैसे ही सरकार बनेगी कि किस तरीके से रिफॉर्म, जो अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स पिछले 10 सालों में हुए हैं, वो किस स्केल पे होंगे और कितने छोटे टाइम में होंगे, आप शायद उसकी अनुभूति भी नहीं कर सकते। नहीं तो आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, सोशल मीडिया से कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन और ग्राफिक के यूज़ को ख़त्म करके आप जनमानस के बीच में जाइए। भारतवर्ष में आज गांव में जाकर देखिए कि किस तरीके से मुद्रा के तहत हमने 34 करोड़ लोगों को करीब 30 लाख करोड़ रुपया किस तरीके से दिया है, और वो कम से कम एक आदमी को ही नहीं, जब वो आदमी लोन लेता है माइक्रो फाइनेंस स्कीम से उसको फ़ायदा होता है, तो कम से कम 2 से 3 लोगों को जो है ना फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम ने इनरोल्ड किया है भारतवर्ष में, वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी जॉब जो है वो बढ़ी है पिछले 10 सालों में,
शायद उसका आप आकलन नहीं कर सकते। और ये तो आपको पता ही है कि हमारी पर कैपिटा इनकम दुगनी से ज़्यादा हो गई है। ये आपको पता है कि हम 5 नेशंस से उठकर 2013 से आज जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में बन गई है। आपको ये भी पता है कि हम वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की हैं। और ये भी बिल्कुल सुनिश्चित है, आप रख लीजिए, कि हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए 2027 फाइनेंशियल ईयर या 2028 के दौरान ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। यदि आपके पास इन जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, यदि आप इनका जवाब दे सकते हो, इसकी जो है ना थ्रेडबेयर एनालिसिस कर सकते हो, तो आप मोदी जी का पीछा छोड़िए और इन मुद्दों को उठाइए। भारतवर्ष का युवा और भारतवर्ष का जनमानस बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि कौन लोग जो है ना वो मोदी जी के खिलाफ और भारतवर्ष के खिलाफ इस तरीके के प्रचार इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। तो इनका सामना हम इसी तरीके से करेंगे। दर्शकों, यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो अच्छे लगे हों, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल पल्स बीट्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।